आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो कोई रिसर्च पेपर या कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही निजी और दिल को छू लेने वाला खत है। एक विधवा का पत्र है जो उन्होंने देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक को लिखा है। और ये खत सिर्फ उनके परिवार के दुख की कहानी नहीं है, बल्कि ये कॉर्पोरेट पॉलिसी और इंसानियत के बीच की लड़ाई पर कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक परिवार की कहानी लगती है। हाँ, लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं तो यह हमें उन हजारों परिवारों की चुनौतियों की एक झलक देता है जो बड़े सरकारी संगठनों में काम करने वालों पर आश्रित हैं। तो चलिए इस मामले को ठीक से समझते हैं। ये खत हमें बताता है कि कैसे एक परिवार का व्यक्तिगत संघर्ष हमें बड़ी बड़ी कंपनियों की नीतियों की निष्पक्षता पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हाँ, और ये दो बिल्कुल अलग विचारों के बीच के तनाव को भी उजागर करता है। कौन से दो विचार? एक तरफ है फौरी तौर पर पैसों से मदद कर देना और दूसरी तरफ है किसी परिवार को लंबे समय के लिए एक स्थिर भविष्य देना, यानी अनुकंपा पर नौकरी बनाम एक मुश्त मुआवजा। एग्जैक्टली। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी योजनाओं का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी पूरी करना, या सच में उस परिवार को सहारा देना जो अपना सब कुछ खो चुका है? बिल्कुल। ये खत हमें इसी सवाल के जवाब की तलाश में ले जाता है। ठीक है, तो इस मामले की तह तक चलते हैं। खत के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक में सीनियर चीफ मैसेंजर के पद पर थे श्री हरिराम जी। फरवरी 2021 में सर्विस के दौरान ही उनका देहांत हो गया। अच्छा। उनके जाने के बाद परिवार के पास दो रास्ते थे, या तो वो बैंक से एक मुश्त मुआवजा ले लें या फिर परिवार के किसी सदस्य के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करें। और उन्होंने नौकरी का विकल्प चुना। हाँ, अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए। एक ऐसा फैसला है कोई भी परिवार ऐसी स्थिति में लेगा। उन्हें लगा होगा कि एक नौकरी लंबे समय तक घर का सहारा बनेगी, पैसा तो वो तो खर्च हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन असली कहानी और परिवार का संघर्ष यहीं से शुरू होता है। अच्छा। उनके बेटे ने अप्रैल 2021 में नौकरी के लिए आवेदन किया और फिर इंतजार का एक लंबा दौर शुरू हुआ। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, करते करते पूरे 3 साल बीत गए। 3 साल? हाँ, 3 साल। ये तो किसी भी इंसान के सब्र का इम्तिहान लेने के लिए काफी है। एक परिवार जो पहले ही अपना सदस्य खो चुका है, उसे 3 साल तक एक अनिश्चितता में रखना, ये अपने आप में एक बड़ी पीड़ा है। और 3 साल बाद अप्रैल 2024 में बैंक की तरफ से एक जवाब आता है, एक चिट्ठी। आखिरकार। और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि श्री हरिराम मृत्यु के समय अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे और इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। क्या? बस इतना ही। मतलब कोई कारण नहीं बताया गया, सिर्फ एक लाइन में फैसला सुना दिया? कोई कारण नहीं। आप सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। 3 साल का इंतजार, उम्मीदें, और फिर अंत में एक ऐसा जवाब जिसका कोई सिर पैर नहीं। ये तो किसी का भी भरोसा तोड़ देगा। और यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला हो जाता है। कैसे? खत के अनुसार जब परिवार ने बार बार पूछा कि आखिर उन्हें अपात्र क्यों माना गया, तो बैंक ने पात्रता की 2 शर्तें बताईं। अच्छा, क्या शर्तें थीं? पहली, कर्मचारी की मृत्यु सर्विस के दौरान हुई हो, या दूसरी 55 साल की उम्र से पहले किसी गंभीर बीमारी के कारण उसने मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट ले ली हो। 1 मिनट, लेकिन श्री हरिराम की मृत्यु तो सर्विस के दौरान ही हुई थी। हाँ। मतलब वो पहली शर्त तो साफ साफ पूरी कर रहे थे, तो फिर आवेदन खारिज क्यों हुआ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब परिवार ने इस आधार पर दोबारा सवाल उठाए तो बैंक चुप हो गया। मतलब कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। हार कर परिवार ने सूचना का अधिकार यानी RTI का इस्तेमाल किया, ये जानने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। और RTI के जवाब में जो कारण सामने आया वो हैरान करने वाला था। RTI में क्या कहा गया? बैंक का जवाब था कि श्री हरिराम की मृत्यु कोविड से नहीं हुई थी, इसलिए उनका परिवार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है। क्या मतलब? पहले पात्रता की 2 सामान्य शर्तें बताईं और जब परिवार ने साबित कर दिया कि वो शर्त पूरी कर रहे हैं तो RTI में एक बिल्कुल नई शर्त सामने रख दी। कोविड का तो पहले कभी जिक्र ही नहीं हुआ था। ऐसा लगता है जैसे गोल पोस्ट ही बदल दिए गए। एग्जैक्टली। ये सिस्टम में पारदर्शिता की भारी कमी को दिखाता है। आप एक परिवार को 3 साल तक दौड़ाते हैं, उन्हें नियमों का हवाला देते हैं, और जब वो नियम आपके फैसले पर सवाल उठाते हैं तो आप एक नया नियम ले आते हैं। ये तो भरोसे के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। बिल्कुल।
ये किसी भी आवेदक के लिए न सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा करता है। इसके बाद खत सिर्फ इस व्यक्तिगत मामले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये बैंक की दूसरी पॉलिसी यानी एक्स ग्रेशिया भुगतान योजना की कह सकते हैं कि धज्जियां उड़ा देता है। पत्र लिखने वाली श्रीमती इंदिरा देवी का तर्क है कि ये योजना, जिसमें नौकरी के बदले एकमुश्त पैसा दिया जाता है, निचले स्तर के कर्मचारियों के परिवारों के लिए सरासर अन्याय है। और यहाँ खत एक बहुत ही जरूरी फर्क को सामने लाता है, वित्तीय राहत और वित्तीय सुरक्षा के बीच का फर्क। अच्छा, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, एकमुश्त मिली रकम आपको कुछ समय के लिए वित्तीय राहत जरूर दे सकती है। आप कर्ज चुका सकते हैं, तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक नौकरी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली वित्तीय सुरक्षा देती है। एक स्थिर आमदनी, भविष्य की निश्चितता, ये सब एकमुश्त रकम नहीं दे सकती। हाँ, और खत में इस स्तर को मजबूत करने के लिए कई बातें कही गई हैं। सबसे पहला है नौकरी के अवसर का नुकसान। सही है। पत्र कहता है कि एक नौकरी सिर्फ महीने की तनख्वाह नहीं होती, वो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, एक पहचान होती है, एक स्थायित्व देती है। एक्स ग्रेशिया योजना इस अवसर को ही जड़ से खत्म कर देती है। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पॉइंट भी है। जब किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य चला जाता है तो सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि पहचान और दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा भी खो जाता है। बिल्कुल। उस सदस्य के संगठन में नौकरी मिलना परिवार को एक तरह से उस विरासत से जोड़े रखता है और एक भावनात्मक सहारा भी देता है। एक मुश्त राशि ये भावनात्मक जुड़ाव कभी नहीं दे सकती, वो बस एक लेन देन बनकर रह जाती है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट जो खत उठाता है वो है रकम का नाकाफी होना। आज की महंगाई के दौर में 10-12 लाख रुपए की एक मुश्त रकम सुनने में शायद अच्छी लगे, लेकिन एक पूरे परिवार का भविष्य इस पर कैसे टिक सकता है? सही बात है। बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर का खर्च, ये रकम कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये एक वन साइज फिट्स ऑल जैसा समाधान है। बिल्कुल। ये योजना इस बात पे विचार ही नहीं करती कि परिवार में कितने लोग आश्रित हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी जरूरतें क्या हैं। हाँ। हो सकता है किसी छोटे परिवार के लिए ये रकम कुछ साल चल जाए, लेकिन एक बड़े परिवार के लिए ये कुछ ही महीनों में खत्म हो सकती है और वो परिवार फिर से वहीं खड़ा होगा जहां से शुरू हुआ था। खत में तो साफ लिखा है कि ये योजना शायद बड़े अधिकारियों के परिवारों के लिए सही हो, जिनकी बचत और निवेश ज्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन वर्कमैन यानी निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए अनुकंपा पर नौकरी ही एकमात्र सही रास्ता है। और ये हमें वापस उसी मूल सवाल पर ले आता है जो मैंने शुरू में उठाया था कि ऐसी नीतियों का असली मकसद क्या है? हाँ, क्या ये सिर्फ कंपनी का कानूनी और वित्तीय बोझ कम करने का एक तरीका है, या सच में संकट में पड़े परिवार को एक समग्र सहारा देना है जिसमें भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल हो? खत का तर्क तो साफ है। एक्स ग्रेशिया योजना केवल पहले मकसद को पूरा करती है और उस पूरी सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर देती है जो सालों से बना हुआ था। और एक और बात जो पत्र में कही गई है, यह नीति परिवार से अपनी भलाई के बारे में फैसला करने का अधिकार भी छीन लेती है। ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क है। हाँ, बैंक यह तय कर रहा है कि परिवार के लिए क्या बेहतर है, जबकि यह अधिकार तो उस परिवार का होना चाहिए। बिल्कुल। यह नीति को केवल वित्तीय लेन देन से हटाकर मानवीय गरिमा और चुनाव के अधिकार के दायरे में ले आता है। यह कहता है कि पीड़ित परिवार को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है, तत्काल पैसा या दीर्घकालिक सुरक्षा। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत दमदार लगती हैं, लेकिन क्या पत्र में इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत, कोई आंकड़े भी दिए गए हैं? हाँ, यही तो ये पत्र एक भावनात्मक अपील से बढ़कर एक ठोस दलील बन जाता है। अच्छा। पत्र में 4 सितंबर 2020 के एक बैंक सर्कुलर का हवाला दिया गया है जिसमें एक्स ग्रेशिया राशि में की गई बढ़ोतरी का ब्यौरा है, और ये आंकड़े ये वाकई चौंकाने वाले हैं। बताइए, क्या कहते हैं आंकड़े? चलिए सबसे निचले स्तर से शुरू करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी यानी सबऑर्डिनेट स्टाफ, चपरासी या हेल्पर कह सकते हैं। हाँ, उनके लिए मुआवजे की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की गई, यानी 20% की बढ़ोतरी। ठीक है, 20%। इसके बाद आते हैं लिपिक कर्मचारी यानी क्लेरिकल स्टाफ। उनके लिए रकम 12 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई, यानी 25% की बढ़ोतरी। 20 से 25%। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। अब देखिए कि कहानी कैसे बदलती है। जैसे ही हम अधिकारियों के स्तर पर जाते हैं, ये बढ़ोतरी नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। कुछ सीनियर अधिकारी SMGS 4 और 5, उनके लिए ये रकम 14 लाख से सीधे 21 लाख कर दी गई। 14 से 21? हाँ, ये 50% की सीधी बढ़ोतरी है। 50%, मतलब निचले स्तर से दुगनी से भी ज्यादा बढ़ोतरी। ये तो काफी बड़ा अंतर है। लेकिन रुकिए,
सबसे चौंकाने वाली बात तो अब आ रही है। इससे भी ज्यादा है। बैंक के जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, TEGSV से TEGSS, उनके लिए यह रकम 14 लाख से बढ़ाकर सीधे 30 लाख रुपए कर दी गई। 30 लाख, 14 से 30, ये तो 114% की बढ़ोतरी है। जी हाँ, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? 114%? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 114%। अब आप इस तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ एक अधीनस्थ कर्मचारी है जिसके परिवार को मुआवजे में 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी मिलती है, और दूसरी तरफ एक टॉप एग्जीक्यूटिव है जिसके परिवार को 16 लाख रुपए की बढ़ोतरी मिलती है। ये सिर्फ एक मामूली अंतर नहीं है, ये एक खाई है। 20% और 114% में तो जमीन आसमान का फर्क है। और पत्र में इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करके प्रणालीगत भेदभाव यानी सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन का सीधा आरोप लगाया गया है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि बढ़ोतरी कम या ज्यादा है, ये कह रहा है कि बढ़ोतरी का पूरा पैटर्न ही भेदभावपूर्ण है। ये ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे सबसे ज्यादा फायदा सबसे ऊपर वालों को हो और सबसे कम फायदा उन लोगों को मिले जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी बात को और वजन देने के लिए पत्र में संविधान के अनुच्छेद 15 का भी जिक्र किया गया है, जो भेदभाव पर रोक लगाता है। लेकिन क्या एक बैंक की आंतरिक HR पॉलिसी पर सीधे तौर पर अनुच्छेद 15 लागू होता है? देखिए, तकनीकी रूप से शायद नहीं। अनुच्छेद 15 मुख्य रूप से राज्य को नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। तो फिर इसका जिक्र क्यों? यहाँ तर्क बहुत चतुराई से पेश किया गया है। SBI कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हाँ, देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो समानता और निष्पक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करे, सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि अपनी हर नीति में। पत्र इस संवैधानिक सिद्धांत की आत्मा का इस्तेमाल करके ये कह रहा है कि ये नीति सिर्फ अनुचित नहीं है, बल्कि ये मूल रूप से अन्यायपूर्ण और देश के नैतिक ताने बाने के खिलाफ है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? एक अकेले खत ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी से शुरू होकर ये हमें कॉर्पोरेट नीतियों की गहरी खामियों तक ये आई। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि नीतियां सिर्फ स्प्रेडशीट और वित्तीय अनुमानों को देखकर नहीं बनाई जानी चाहिए। उनका इंसानी पहलू सबसे जरूरी है। सही बात है। हो सकता है कि बैंक के लिए एक मुश्त भुगतान करना प्रशासनिक रूप से आसान हो, फाइल बंद करो और जिम्मेदारी खत्म, लेकिन ये उस परिवार की लंबी अवधि की भलाई को सुनिश्चित नहीं करता। और आंकड़ों वाला हिस्सा, वो तो आंखें खोल देने वाला है। वो दिखाता है कि मुआवजे में असमानता केवल आय के स्तर का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम के भीतर मौजूद सोच को भी दर्शाती है। बिल्कुल। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या नीतियां बनाते समय सबसे कमजोर कर्मचारी की जरूरतों को वाकई ध्यान में रखा जाता है? और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कौन सा सवाल? ये पूरा पत्र नियोक्ता यानी बैंक की जिम्मेदारी पर केंद्रित है। ये बैंक से सही काम करने की मांग कर रहा है, लेकिन ये हमारे उस बड़े सामाजिक सुरक्षा के सिस्टम के बारे में क्या कहता है, जो किसी भी परिवार के लिए तब उपलब्ध होना चाहिए जब उसका कमाने वाला अचानक चला जाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस पूरे मामले में बैंक को जिम्मेदार ठहराना आसान है। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ एक बैंक की कहानी है या ये किसी बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रही है? और यही सोचने वाली बात है। क्या हम नियोक्ता विशिष्ट नीतियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं? जैसा कि हमने इस मामले में देखा, ये नीतियां असंगत हो सकती हैं, भेदभावपूर्ण हो सकती हैं और इन्हें मनमाने ढंग से लागू किया जा सकता है। क्या हमें ज्यादा सार्वभौमिक, ज्यादा मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की जरूरत नहीं है जो किसी व्यक्ति की नौकरी या पद पर निर्भर ना हो? ये पत्र एक बैंक की नीतियों पर सवाल उठाता है, लेकिन शायद हमें इससे एक कदम आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि एक समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या है, और इस पर सोचने की वाकई जरूरत है।